निकट भविष्य में एक शहर युद्ध की वजह से मलबे में तब्दील हो चुका है। ठंड की तीव्रता ने सब कुछ शांत और सफेद कर दिया था। एक सैनिक जिसका नाम डेविस है, वह बैकअप के इंतजार में खड़ा है। उसके हाईटेक हेलमेट से जुड़ी स्पेक्स उसे आसपास की स्थिति का विश्लेषण करने में मदद कर रही हैं। लेकिन चिंता बढ़ती जा रही है। उसने अपने साथियों को युद्ध में खो दिया और चारों ओर उनकी लाशें पड़ी हुई थीं। लाशों के चेहरे पर डर और ठिठुरन साफ साफ झलक रही थी, मानो उन्हें एक दर्दनाक और अचानक मौत का सामना करना पड़ा हो। उसकी स्पेक्स लाशों की स्थिति को स्कैन कर रही थी और हर स्कैन के साथ डेविस की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी उसकी स्पेक्स एक हलचल पकड़ती है। कोई हल्का सा धुंधला परछाई जैसा आकार जो उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। वह घबराकर इधर उधर देखता है, पर कुछ भी असलियत में नहीं दिखता। केवल स्पेक्स के जरिए ही उसे वह परछाई दिखाई दे रही थी। वह परछाई हवा में तैर रही थी, मानो किसी भी भौतिक नियमों को मानने से इनकार कर रही हो। वह परछाई मानवीय नहीं लगती, ना कोई ठोस शरीर, ना कोई डरावनी शक्ल, बस एक घनी सफेद छाया जो बर्फीली हवा में घुलती जा रही थी। इससे पहले डेविस कुछ समझ पाता, वह परछाई उसके शरीर के पार चली जाती है। कोई खून नहीं बहा, कोई चीख नहीं सुनी गई। वह केवल एक पल में मर चुका था। उसके चेहरे पर वही ठंडा जमे हुए डर का भाव आ जाता है, जैसा कि उसने बाकी लाशों में देखा था। परछाई अब आगे बढ़ चुकी थी, अपने नए शिकार की तलाश में। इसके बाद हम क्लाइन नाम के एक इंजीनियर को देखते हैं। क्लाइन एक प्रसिद्ध इंजीनियर और वैज्ञानिक है, जिसने एक असाधारण आविष्कार किया है। एक ऐसी स्पेक्स जो सैनिकों को अदृश्य वस्तुओं और छुपे हुए दुश्मनों को देखने में मदद करती है, जिससे सैनिकों को युद्ध में एक नया और अनोखा लाभ मिलता है। एक दिन क्लाइन अपनी लैब में काम कर रहा था, तभी उसके सीनियर उसे बताते हैं कि जनरल ओलैंड ने उसे युद्ध क्षेत्र में बुलाया है। स्थिति गंभीर थी और इस बार सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि क्लाइन की मदद भी चाहिए थी। क्लाइन ने मना कर दिया। उसने साफ साफ कहा था कि वह एक शांतिप्रिय आदमी है और युद्ध में उसका कोई स्थान नहीं। लेकिन ओलैंड ने उस पर दबाव डाला, यह कहते हुए कि अगर वह नहीं आया तो हजारों सैनिक बेवजह मारे जाएंगे। ओलैंड की बातों में तर्क था और क्लाइन की मानवता की भावना जाग गई। अगले दिन क्लाइन मिलिट्री बेस पर पहुंचता है, जहां जनरल ओलैंड उससे कुछ बेहद गोपनीय जानकारी साझा करने को तैयार थे। ओलैंड के चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही थी। उन्होंने बताया कि क्लाइन की बनाई हुई हाईटेक स्पेक्स ने कुछ अजीब और रहस्यमय चीज देखी है। यह जानकारी इतनी संवेदनशील थी कि इसे एजेंसी के बाहर किसी को भी बताना मना था। ओलैंड ने कहा, हमने 5 अलग अलग कैमरों से एक अज्ञात आकृति देखी है, लेकिन इसके बारे में बाहर कोई नहीं जानता। CIA की अधिकारी मेडिसन ने क्लाइन को एक कॉन्ट्रैक्ट सौंपा। इस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा था कि अगर वह इस गोपनीय जानकारी को लीक करता है या इसके बारे में किसी से बात करता है तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। क्लाइन के लिए यह एक बड़ा जोखिम था, लेकिन सच्चाई जानने की उसकी वैज्ञानिक जिज्ञासा ने उसे इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। ओलैंड ने क्लाइन को बताया कि उनके सबसे काबिल ऑफिसर डेविस ने उस रहस्यमय आकृति के सबसे करीब पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन डेविस और उसकी टीम की लाशें अजीब हालत में मिली। उनके शरीर जमे हुए थे और उनके चेहरे पर एक गहरा डर था, मानो उन्होंने कुछ भयानक देखा हो। क्लाइन को अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं था। उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह समझना था कि उनके सैनिकों को आखिर क्या मार रहा है। उसके पास एक और एडवांस स्पेक्ट्रल कैमरा है जो हर चीज को पकड़ सकता है, चाहे वह दृश्य हो या अदृश्य, हर चीज जो लाइट के किसी भी स्पेक्ट्रम में होती है। जब क्लाइन ने मिलिट्री बेस पर अपने इक्विपमेंट्स के बारे में बात की तो कुछ सैनिकों ने उसका मजाक उड़ाया। उनके लिए क्लाइन एक कमजोर वैज्ञानिक था जो जंग के मैदान के लिए नहीं बना और सिर्फ टैंक पर कैमरा लगाना जानता है। लेकिन सर्जन ने सिचुएशन को संभाल लिया। उन्होंने उन सैनिकों को शांत किया और कहा, क्लाइन का आविष्कार ही है जो हमें दुश्मनों से लड़ने का मौका दे रहा है। इससे क्लाइन का आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ा और उसे एहसास हुआ कि हर किसी का योगदान युद्ध में महत्वपूर्ण होता है। अब टीम एक योजना बनाती है। किसी को पता नहीं था कि वे किससे निपट रहे हैं। क्लाइन के स्पेक्ट्रल कैमरा के साथ टीम का मकसद इस रहस्यमयी आकृति को समझना और सैनिकों को बचाना था। क्लाइन और सैनिकों की एक टीम अबैंडन एरिया में भेजी जाती है। क्लाइन टैंक के भीतर बैठा है और अपने हाईटेक स्पेक्ट्रल कैमरा की मदद से उस एरिया की जांच कर रहा है। इस मिशन पर जाने वाले हर सैनिक की तरह क्लाइन के दिल में भी डर और बेचैनी है। ये एरिया पहले भी कई सैनिकों को लील चुका है और हर कदम पर मौत का साया मंडरा रहा है। जैसे ही टीम आगे बढ़ती है, वे कुछ अजीब और भयानक दृश्य देखते हैं। रास्ते में उन्हें जमी हुई लाशें मिलती हैं, मानो उन्होंने मौत से पहले कुछ भयानक देखा हो। सैनिकों के बीच बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनका उद्देश्य साफ था,
आगे बढ़ते जाना, चाहे खतरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो। टीम और आगे बढ़ती है और उन्हें सर्जेंट मिलता है जो बाथ टब के नीचे छुपा हुआ था। उसका चेहरा डर से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी आंखों से मौत को देखा हो। उसे बचा लिया जाता है, लेकिन उसकी हालत देखकर बाकी सैनिकों के दिल में खौफ और गहरा हो जाता है। अब यह साफ हो चुका था कि यहाँ कुछ बेहद अजीब और खतरनाक था। एक सैनिक जो सबसे आगे था, उसे फिर से वही रहस्यमय आकृतियां दिखी जो पहले भी देखी गई थीं। वह अपने गॉगल्स उतारने की कोशिश करता है, लेकिन क्लाइन कहता है कि गॉगल्स मत उतारो, बिना गॉगल्स के तुम उन्हें देख नहीं पाओगे। घबराकर उसने अपनी बंदूक से गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। वो चीज उसके शरीर के आर पार चली गई और बिना किसी घाव के वह सैनिक धाराशायी हो गया और उसकी मौत एक रहस्य बनी रही। सर्जन ने तुरंत सभी सैनिकों को चेतावनी दी कि वे अपने गॉगल्स ना उतारें। एक एक करके सैनिक मरने लगे। ये आकृतियां हवा की तरह चल रही थीं, अदृश्य मगर घातक। कोई समझ नहीं पा रहा था कि वे क्या थीं और न ही उनके खिलाफ लड़ने का कोई तरीका था। कुछ ही क्षणों में बिना किसी घाव या खून के सैनिकों की जानें जा रही थीं। क्लाइन जो अब खौफ में था, वह अपने कैमरे को टैंक से जोड़ता है। जब कैमरे की फीड आई तो क्लाइन ने देखा कि ये आकृतियां इंसानों जैसी दिखती हैं। उनका केवल कुछ ही हिस्सा कैमरे में दिखाई दे रहा था। देखने में ऐसा लग रहा था कि वे इंसान नहीं थे, बल्कि किसी दूसरे डायमेंशन से आई चीज थी। क्लाइन ने तुरंत सैनिकों को उन आकृतियों की सही पोजीशन बताई ताकि वे मिसाइल से हमला कर सकें। एक सैनिक ने मिसाइल दागी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उन पर कोई असर नहीं हुआ। मिसाइल उनके आर पार चली गई और एक और सैनिक मारा गया। अब यह साफ हो चुका था कि वह किसी भौतिक चीज से नहीं लड़ रहे थे। यह कुछ और था जिसे समझने में अभी और वक्त लगेगा। जितने सैनिक बचे थे वे भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस भाग दौड़ में वे गलती से लैंड माइन पर कदम रख बैठे। एक बड़ा धमाका हुआ और उनके ट्रक और टैंक पलट गए। कुछ सैनिक तुरंत मारे गए, जबकि बाकी किसी तरह शरण लेने की कोशिश कर रहे थे। ये सिचुएशन अब नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी और मौत हर तरफ मंडरा रही थी। क्लाइन जानता था कि उसका स्पेक्ट्रल कैमरा अब सबसे महत्वपूर्ण उपकरण था, क्योंकि वही उन्हें उन रहस्यमय आकृतियों को समझने में मदद कर सकता था। हालांकि कैमरा भारी था, फिर भी क्लाइन उसे अपने साथ लेकर भागा। क्लाइन और उसकी टीम उन अज्ञात जीवों से बचने के लिए एक अबैंडन बिल्डिंग में शरण लेते हैं। टीम में शामिल मेडिसन गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। उसके सिर से खून बह रहा था और वह सदमे में थी। क्लाइन और बाकी सैनिक चिंतित थे, क्योंकि वे इन रहस्यमय जीवों को समझ नहीं पा रहे थे। उनकी अनसुलझी प्रकृति हर किसी के लिए पहेली बनी हुई थी। क्लाइन सोचते हुए कहता है, जो भी ये चीज है, यह किसी इंसान की तरह कॉन्शियस है, लेकिन मैं ये पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा कि ये जीव कैसे काम करते हैं। शायद मेरा कैमरा हमें इन्हें बेहतर तरीके से देखने में मदद कर सके। उन्होंने अपने स्पेक्ट्रल कैमरा को बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर लगाया। कैमरे में उन्हें दिखा कि इमारत के चारों ओर कई सेमी ट्रांसपेरेंट क्रीचर घूम रहे थे। हालांकि उन्हें बिल्डिंग में प्रवेश करने से कुछ रोक रहा था। क्लाइन और उसकी टीम ने देखा कि इमारत के चारों ओर कुछ काला रेत जैसा फैला हुआ था। एक सैनिक कहता है कि ये रेत नहीं है, यह प्योर आयरन है और यह चारों तरफ फैला हुआ है। कोई जानबूझकर इस लोहे का उपयोग कर रहा था ताकि वे जीव बिल्डिंग में प्रवेश न कर सकें। उन्हें जल्द ही पता चला कि आयरन उन जीवों को रोकने में सक्षम था। वे ऊपरी मंजिल की ओर बढ़े और अचानक से किसी ने उन पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। सैनिकों ने बड़ी मुश्किल से खुद को बचाया और हमलावर को रोकने में कामयाब हुए। जब सब कुछ शांत हुआ तो मेडिसन ने देखा कि हमलावर बच्चे थे, डरे हुए छिपे हुए बच्चे। मेडिसन ने उन बच्चों से बात करने की कोशिश की, क्योंकि वह उनकी भाषा समझती थी। बिल्डिंग में और कोई नहीं था, सिर्फ वे बच्चे थे जो जीवों के डर से यहाँ पनाह लिए हुए थे। इस बिल्डिंग में एक ट्रांसमिशन टावर था, लेकिन वह टावर बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में सिग्नल भेज रहा था, जिससे उनके दुश्मन भी उनके संदेशों को सुन सकते थे। सर्जेंट ने कहा, इस वक्त हमारा सबसे बड़ा खतरा ये रहस्यमय जीव हैं, न कि पारंपरिक हथियारों वाले इंसान। क्लाइन ने बच्चों से पूछा, लोहे का घेरा बिल्डिंग के चारों ओर लगाने का आइडिया किसका था? जिसका बच्चों ने जवाब दिया, ये हमारे डैड का आइडिया था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने हमारी जान बचाई। क्लाइन और उसकी टीम समझ गए थे कि ये रहस्यमय जीव जीवन और मृत्यु के बीच फंसे हुए हैं। बच्चे बताते हैं कि ये जीव शांति नहीं पा सकते और यही कारण है कि वे इतने हिंसक और अस्थिर हो गए हैं। उन्होंने अपने स्पेक्ट्रल कैमरे की मदद से इन क्रीचर्स की एक्टिविटी को और गहराई से समझने का फैसला किया। इसके साथ ही उन्होंने उन बच्चों को सुरक्षित रखने और उन जीवों से बचने के लिए एक ठोस योजना बनानी शुरू कर दी। उनके चारों ओर खतरा मंडरा रहा था और जनरल ऑर्लैंड ने सैनिकों को बचाने के लिए टैंक और हेलीकॉप्टर्स की मदद भेजने का निर्णय लिया। हालांकि उन्हें बचकर निकलने के लिए कम से कम आधा मील भागना था। यह आसान नहीं था,
लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। ये देखकर क्लाइन ने एक आइडिया सोचा। वे आयरन पार्टिकल्स को हथियार में बदल सकते थे। उन्होंने जल्दी से आयरन पार्टिकल से ग्रेनेड, बम और कैप्सूल्स बनाए। अगर क्लाइन स्पेक्ट्रल डिवाइस के कंपोनेंट्स को रिवर्स करता तो वह इस कैमरे को एक सर्च लाइट में बदल सकता था, ताकि वे इन जीवों को अपनी आंखों से देख सकें। क्लाइन फैसला करता है कि वो रेस्क्यू टीम के इक्विपमेंट्स को भी ऐसे ही बदलेगा, ताकि वे भी इन रहस्यमय जीवों को देख सकें। उसने अपने स्पेक्ट्रल कैमरे को एक पावरफुल सर्च लाइट में ट्रांसफॉर्म किया। अगली सुबह क्लाइन ने टॉर्च की रोशनी चमकाई और देखा कि बहुत सारे जीव उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सैनिकों ने लोहे के पार्टिकल से बने हथियारों का इस्तेमाल किया, वे प्रभावी रूप से काम करने लगे। जीवों की गति हवा जैसी तेज थी और उनके सामने जिंदा रहना बेहद मुश्किल हो रहा था। वे एक बस के अंदर छिपने में कामयाब हुए, लेकिन तभी क्लाइन की सर्च लाइट बंद हो गई। अब वे अंधे थे, जीवों को देख नहीं पा रहे थे। अचानक उन्होंने एक टैंक की आवाज सुनी। सभी सैनिक बाहर निकले और अपने हथियारों और मिसाइलों से हमला किया। हालांकि वे रहस्यमय जीवों को नष्ट नहीं कर पा रहे थे। नए आए सभी सैनिक मारे गए और तभी एक जीव ने महसूस किया कि वह कितना शक्तिशाली है। अपनी ताकत जानकर उसने एक टैंक को नष्ट कर दिया, जैसे वह कागज हो। इसी बीच एक बच्चा खो गया। उसकी बहन उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक ही पल में वह भी मारी गई। क्लाइन यह सब देख रहा था। उस बच्चे की मौत ने उसे हिलाकर रख दिया। लोगों की उम्मीदें टूटने लगीं, लेकिन तभी एक बचाव हेलीकॉप्टर आ गया। क्लाइन, जो अब गुस्से से भरा हुआ था, उसने आयरन पार्टिकल्स को हवा में फेंका। ये पार्टिकल्स हवा में घुलकर एक शक्तिशाली तूफान की तरह उन जीवों को रोकने में कामयाब हुए। ये इतना प्रभावी था कि जीव कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो गए, जिससे क्लाइन और उसकी टीम को भागने का पर्याप्त समय मिल गया। उन्हें जल्द ही यह पता चलता है कि उनका बेस भी अब सुरक्षित नहीं रहा। इन जीवों ने अब सड़कों पर कब्जा कर लिया था और लोगों में दहशत फैला दी थी। क्लाइन और उसकी टीम उन जगहों की ओर बढ़े जहां बचे हुए लोग शरण लिए हुए थे। यह बंकर 20 फीट मोटी कंक्रीट और स्टील से बना हुआ था, जिसे सुरक्षित बनाने की पूरी कोशिश की गई थी। अंदर एक छोटी बच्ची बुरी तरह घायल थी, जिसे तुरंत इलाज की जरूरत थी। उस बच्ची के बारे में पता चला कि उसके पिता मैसरोव में एक सिरेमिक फैक्ट्री में काम करते थे। यह वही जगह थी जहां से ये जीव पहली बार दुनिया के सामने आए। क्लाइन ने घबराए हुए लोगों की बातें सुनी और तभी उसे एक महत्वपूर्ण बात का एहसास हुआ। इन क्रिएचर्स के बारे में एक अजीब सी बात थी। ये जीव सिरेमिक के पार नहीं जा सकते थे। इसका मतलब कि ये नेचुरल नहीं थे, बल्कि इन्हें किसी ने बनाया था। क्लाइन ने कहा कि ये क्रिएचर्स सॉलिड, लिक्विड या गैस की अवस्था में नहीं है, बल्कि ये बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट नाम की एक विशेष अवस्था में है। इस अवस्था को बनाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है और शायद यही कारण था कि ये पहली बार मैसरोव पावर प्लांट में दिखाई दिए थे। क्लाइन को समझ आ चुका था कि ये प्राणी मानव निर्मित हैं और अगर इन्हें बनाया जा सकता है तो इन्हें हराया भी जा सकता है। उसने एक हथियार बनाने का फैसला किया जो इन जीवों को नष्ट कर सके। लोगों ने तेजी से हर एक संभव चीज इकट्ठा की और क्लाइन ने एक योजना बनाई। उन्होंने नक्शों और इक्विपमेंट्स को स्टडी किया और इस मिशन के लिए एक सॉलिड प्लान तैयार किया। हालांकि यह हथियार अभी परखा नहीं गया था और उन्हें अब उस खतरे का सामना करना था जिसे वे पूरी तरह जानते भी नहीं थे। क्लाइन और कुछ बहादुर सैनिक पावर प्लांट की ओर जाते हैं। रास्ते में उनका सामना उन्हीं में से एक क्रीचर से हुआ। उन्होंने अपने नए हथियार का उपयोग किया और एक ही शॉट में वो क्रीचर डिस्ट्रॉय हो गया। उन्हें उनकी पहली जीत तब मिली जब उन्होंने अपने हथियार का प्रयोग कर पहला क्रिएचर मार गिराया। ये साबित हो गया था कि उनका हथियार सफल रहा है और अब वे मानवता को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार थे। जैसे ही उनका विमान धरती पर उतरा, सैनिकों ने अलग अलग दिशाओं में जाना शुरू किया। क्लाइन और मेडिसन पावर प्लांट के नीचे जा पहुंचे, जबकि बाकी सैनिक बाहर उन्हें कवर दे रहे थे। जब वे पावर प्लांट में घुसे तो उन्होंने पाया कि यहाँ एक असेंबली लाइन चल रही थी, एक ऐसी लाइन जिसमें इंसानों को मॉलिक्यूलर लेवल पर स्कैन करके उन्हें बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट में रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा था। यह एक हथियार बनाने की प्रक्रिया थी। आगे बढ़ते हुए उन्होंने सैकड़ों लिविंग क्रीचर्स को पावर प्लांट के अंदर बंद देखा। इनमें से आधे तकनीकी खराबी के कारण आजाद हो गए थे। क्लाइन को एक आदमी की लाश मिली जो बहुत पहले मर चुका था, पर उसने उन जीवों को रोकने की अपनी पूरी कोशिश की। मेडिसन ने प्लांट के इमरजेंसी शटडाउन प्रोसीजर को ढूंढ निकाला। प्रोसीजर के इंस्ट्रक्शन में लिखा था कि सभी ब्रैकेट्स को हटाना और एक केबल को खींचना होगा ताकि उन जीवों को खत्म किया जा सके। क्लाइन ने एक एक करके ब्रैकेट्स खोलने शुरू किए। जैसे ही उन जीवों को एहसास हुआ कि उनकी मौत निकट है, उन्होंने अपने कांच के चेम्बरों को तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। दूसरी ओर बाहर लड़ रहे सैनिकों को यह समझ आया कि एक बड़ी चुनौती उनके सामने खड़ी होने वाली है।
ये क्रिएचर्स एनर्जी जुटा रहे थे और जल्द ही कंट्रोल से बाहर हो सकते थे। हालांकि क्लाइन ने लगभग सब कुछ कर दिया था, लेकिन बीच का सबसे इम्पोर्टेंट ब्रैकेट अभी भी बाकी था। जैसे ही क्लाइन ने उस ब्रैकेट को खींचने की कोशिश की, क्रिएचर्स का गुस्सा बढ़ गया। वो पावर सप्लाई को बंद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी एक एक्सप्लोजन हो गया और कांच के चेंबर टूट गए। सभी क्रिएचर्स अब आजाद हो गए थे। क्लाइन के ऊपर खतरा मंडराने लगा। वे उसे छूने ही वाले थे कि उसने आखिरी वक्त पर लीवर खींच दिया, जिसकी वजह से सभी प्राणी जम गए और फिर धीरे धीरे गायब हो गए। बाहर लड़ रहे सैनिक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। हर एक पोटेंशियल थ्रेट खत्म हो चुका था, मानो कोई चमत्कार हो गया हो। क्लाइन ने पावर प्लांट के अंदर और भी क्रिएचर्स को देखा और यह जानकर सन्न रह गया कि वे लोग इन जीवों को न सिर्फ इंसानों से बना रहे थे, बल्कि असली लाशों से इनका निर्माण कर रहे थे। ये इंसान न जीवित थे और न ही मरे हुए, बल्कि एक अजीब सी स्थिति में फंसे हुए थे जो दर्दनाक थी। क्लाइन कहता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका जवाब साइंस नहीं दे सकता। यह कहकर उसने उस टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रॉय कर दिया जिससे उन इंसानों की कॉन्शियसनेस बची हुई थी। मेडिसन जो शुरू में उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, अब समझ चुकी थी कि क्लाइन सही था। वह ये सबूत रखना चाहती थी ताकि दुनिया को दिखा सके कि यहाँ क्या हो रहा था। लेकिन क्लाइन जानता था कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल निर्दोष लोगों की जान लेने के लिए किया जा सकता है। इसलिए मेडिसन ने भी क्लाइन का समर्थन किया और दोनों ने इस भयानक हथियार को नष्ट कर दिया। जब मिशन खत्म हुआ तो जो सैनिक बचे थे वे अपने बेस पर लौटे। यह एक नए दिन की शुरुआत थी, एक दिन जब उम्मीद थी कि इंसानियत का भविष्य सुरक्षित रहेगा। क्लाइन ने देखा कि एक नई टीम इस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए जा रही थी ताकि वे इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें। यह एक नई दौर थी जहां जो भी इस टेक्नोलॉजी पर कब्जा करेगा वह दुनिया पर राज करेगा। क्लाइन का काम पूरा हो चुका था, अब वह तब लौटेगा जब उन्हें उसकी फिर से जरूरत होगी। जैसे ही वह बेस छोड़ने लगा, मेडिसन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में मायूसी थी। उसने उसे धन्यवाद कहा और क्लाइन मुस्कुराते हुए बेस से बाहर चला गया। यह एक अद्भुत मिशन था जहां विज्ञान और इंसानियत की सीमाओं का सामना करते हुए क्लाइन ने यह साबित किया कि कभी कभी मानवता की रक्षा के लिए हमें विज्ञान से भी परे जाकर सोचना पड़ता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।